साधो सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो हमारा सत्संग है वो हमारी पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग है। हमने कुछ थोड़ा सा इस जीव के बारे में समझाया था कि हमारा जो शरीर है, जब ये सूक्ष्मता में था तब इसको जीव का ही रूप माना गया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक वीडियो बनाई थी, तो उसी वीडियो को हमारे एक सज्जन सोनू कुमार जी ने देखा है। वो हमारी वीडियो को देखते हैं और वो भगत हमसे सवाल पूछते रहते हैं। तो उसी वीडियो को देख करके हमारे जो सोनू कुमार सज्जन हैं, भगत हैं, उन्होंने 2 प्रश्न और किए हैं। तो वो दोनों प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सोनू कुमार जी ने दोनों प्रश्नों को पूछा है और हम उनका जवाब भी देंगे। जो वर्तमान के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी कि वर्तमान में ऐसा हो रहा है, और जो वर्तमान में हो रहा है वही जवाब पहले भी था, यानी कि अरबों खरबों वर्ष पहले भी वही जवाब था और आज भी वही जवाब है जो हम बता रहे हैं, बताएंगे इस वीडियो में। तो इनके जो सवाल हैं वो हैं, जब कुछ नहीं था तो प्रकृति कहां से आई? बिल्कुल अच्छा सवाल है। और पुरुष और प्रकृति कौन है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो सोनू जी जो भगत है, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद और कौन सा सवाल है आपके पास? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो और कौन सा सवाल है आपके पास कि जब कुछ नहीं था तो ये प्रकृति कहां से आई? ठीक है, प्रकृति और पुरुष कौन है? तो हम यही कहना चाहेंगे कि सोनू भगत जी, इसके बाद आपका कौन सा सवाल है? अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल उभरता है तो पूछिएगा। पहली बात तो इस सवाल के बाद तो कोई सवाल ही नहीं भाई। इस सवाल के जवाब के बाद तो कोई सवाल नहीं आना चाहिए। फिर भी आता है तो जरूर हम बताएंगे। अब शुरू करते हैं। भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, इस वीडियो को पूरी तरह से देखना और परख निरख करना, और जो हम बता रहे हैं क्या वर्तमान में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, पूरी तरह से परख निरख करना। यहां एक ऐसी बात होगी जहां यहां किसी का नाम नहीं आएगा इस जवाब में कि हम किसी का नाम रखेंगे। यहां पे नहीं, नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि नाम उसी का रखा जाता है जो देखा जाता है, और जो वर्तमान में है। तो इस वीडियो का जो है नए सिरे से हम शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रकृति कहां से आई और
प्रकृति और पुरुष कौन है? जब इसी सवाल का जवाब हमें मिल जाता है तो उसके बाद कोई मन में सवाल नहीं उठता है। तो हम कोशिश करेंगे पूरी कि आप समझ जाएंगे इस वीडियो में, और वर्तमान में फिलहाल ऐसा हो भी रहा है, उसमें कोई झूठ नहीं होगी। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और परख निरख जरूर करें। मन में अवधारणाएं या मन गढ़ंत कहानियां नहीं लगानी है, परख निरख करें, तभी सत्य सामने आएगा। तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं शुरुआत से कि जो अविनाशी है वो हलचल में नहीं है, ये सत्य है। यानी कि ये स्वयं खाली स्थान जब प्रकृति थी, अब फिलहाल प्रकृति है, तब भी वैसा ही है, और जब ये प्रकृति नहीं होती है तब भी ये वैसा ही है। ये है अपरिवर्तनशील, यानी कि इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। शुरुआत से समझना इसको। और ये कौन है खालिस्तान? ये एक स्वयं गूंज स्वरूप है। गूंज स्वरूप है। गूंज मतलब जैसे संत कबीर जी के वाणियों में या रविदास जी की वाणियों में, नानक साहब की वाणियों में या भगवान बुद्ध की वाणियों में, इसको ही परम शांति कहा गया। ये मतलब ये जब प्रकृति नहीं थी तब ये शांतिमय स्थान था, परम शांतिमय स्थान, अपने आप में शांति में स्थान था और आज भी है। इसका स्वरूप और इसकी शांतिमय जो स्वरूप है वो बदला नहीं है, नहीं। ये नी तत्व है, ये किसी तत्वों से नहीं बना, ये नी अक्षर है। इसका स्वरूप हम अक्षरों में नहीं लिख सकते, यानी कि वर्णन नहीं कर सकते। ये अपने आप में ही वो स्वरूप है, वो गूंज है। मैंने बताया ना, कबीर साहिब की वाणियों में जो बताया है वही है ये नी तत्व नी अक्षर, सबका सार, शब्द स्वरूप, सार शब्द यही है, यही चेतन है। और ये अनहद है, अनहद, इसकी कोई हद नहीं है। अब ये है कौन? गूंज स्वरूप, यानी कि गूंजता हुआ, गूंज स्वरूप। अब वो गूंज स्वरूप है, वो हमारी भाषा के किसी अक्षर में नहीं है, किसी अक्षर में नहीं है जिसको हम लिख पाए, लेकिन हम लिख नहीं सकते। अक्षर है, एक ही अक्षर है, अलग अलग अक्षरों में नहीं है। एक ही अक्षर से ये अविनाशी है, एक ही अक्षर की गूंज है, अविनाशी है, अनहद है, वही इसका स्वरूप है। और ये स्वरूप, ये स्वयं विराटता का स्वरूप, ये उसी का ही है, गूंज स्वरूप। हर जगह जितना ये फैला हुआ है उतना ही ये गूंज स्वरूप है। और ये अनहद है, यानी कि अनहद, जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, गूंजता हुआ स्वरूप। ये क्या है? ये जिंदा, अजर अमर अविनाशी, जीता जागता, वो डार्क एनर्जी, वो ऊर्जा, ये स्वयं स्वरूप है, ये खालिस्तान।
और इसकी गूंज जो है वो गूंज ही ये पूरा खालिस्तान है। ऐसा नहीं है कि ये गूंज अलग है, ये खालिस्तान अलग है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस खालिस्तान के अंदर वो गूंज हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खालिस्तान के अंदर गूंज हो रही है, ऐसा नहीं। ये खालिस्तान स्वयं गूंज है, वो ऐसी सूक्ष्म गूंज जिसको प्रकृति पदार्थ पकड़ नहीं सकते। क्या? प्रकृति पदार्थ पकड़ नहीं सकते, ऐसी सूक्ष्म गूंज, झीणी। अब जब कुछ नहीं था तब यही था, तब यही था। और आज जो आप जो कुछ भी देख रहे हो, अपने शरीर को देख रहे हो, औरों के शरीर को देख रहे हो, चंद्रमा सूर्य तारे ये जितने देख रहे हो, ये कहीं से आए नहीं, कहीं से नहीं आए। आना वो होता है कि इस खालिस्तान के अलावा कोई और खालिस्तान हो और वहां से निकल के इस खालिस्तान में आए, उसको बोलते हैं आना कहीं और से। लेकिन दूसरा कोई खालिस्तान नहीं है, तो ये आएंगे कहां से? ये कहीं से नहीं आए, कहीं से नहीं आए। तो अब जो हमें स्थूलता में जो दिखाई दे रहा है, ये कैसे बना? इसी खालिस्तान स्वरूप में, ये महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमने समझा दिया कि जब कुछ नहीं था तो यही एक स्वरूप था, गूंज स्वरूप, ये स्वयं आज भी है, लेकिन ये खाली था, इसमें कुछ नहीं था। और जब गूंज होती है तो उससे एक तरंग भी पैदा होती है। गूंज है तो तरंग भी है। ये हमने रिसर्च किया, भक्तजनों प्रेमियों, इसमें कोई झूठ नहीं है, आप करके देख सकते हो कि हमने एक बड़ा स्पीकर बजाया डीजे का, सोच रहे हो डीजे का स्पीकर बजाया हमने एक, और उस स्पीकर को एक साइड में रख दिया और आवाज में बजा दिया, फुल आवाज में बजा दिया। और हमने एक कॉपी का पेज लिया बंद कमरे में जहां हवा ना चलती हो, ये हमने करके देखा, जहां हवा ना चलती हो, बंद कमरे में सिर्फ 1 फुट दूरी पर, 1 फुट दूरी पर उस बजते हुए स्पीकर के सामने हमने कॉपी का पेज रख दिया। कॉपी होती है ना पढ़ने लिखने वाली, उसका एक खाली पेज। वो पेज कितने ग्राम का हो सकता है? आप सोच सकते हैं कि स्पीकर, बजते हुए स्पीकर यानी कि डीजे के स्पीकर के सामने 1 फुट दूरी पर हमने कॉपी का पेज लगा दिया सामने ऐसे, और जब स्पीकर बजा तब पेज हिलने लग गया, इतनी दूरी से हिलने लग गया, हिलने लग गया। ये अध्यात्म साइंस भी है और बाहर की साइंस भी है, विज्ञान भी है, दोनों ही है। तो यहां हमने समझ लिया था कि इस कागज से ना ही तो स्पीकर अटैच है और ना ही स्पीकर की आवाज अटैच है। तो क्या अटैच है? ये कागज क्यों हिल रहा है? क्योंकि आवाज से जो ध्वनि तरंग जो निकल रही है वो कागज को हिला रही है। ये हकीकत है, सत्य है, इसमें माई का लाल कोई झूठ कर नहीं सकता।
कि स्पीक आप बजा के देख सकते हैं, स्पीकर का बड़ा डीजे का बड़ा स्पीकर आप फुल आवाज में बजाइएगा, मतलब तेज आवाज में, और ठीक उसके 1 फुट दूरी पर एक कॉपी का पेज आप बंद कमरे में या कहीं हवा ना चलती हो उस जगह पे आप ऐसे लटका दीजिएगा, कागज हिलने लगेगा ऐसे। अब आप ये सोचिए कि कागज इतनी दूर है, ना ही तो स्पीकर अटैच है उससे, ना ही आवाज अटैच है उससे, तो वो कागज क्यों हिल रहा है? इसका महत्वपूर्ण कारण है कि आवाज से निकलने वाली तरंगों ने कागज को हिलाया। बिल्कुल हिलाया। वहां स्पीकर नहीं हिल रहा था, वहां स्पीकर से खाली एक साउंड बज रहा था, और साउंड की ध्वनि कागज को हिला रही थी। तो यहां कागज हिल रहा था, स्पीकर भी वही था, स्पीकर के अंदर ध्वनि थी, लेकिन ध्वनि की तरंग कागज को हिला रही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है, अध्यात्म में भी है और ये बाहर टेक्नोलॉजी में भी है, क्योंकि हर चीज को हम करके देखते रहते हैं। दूसरा एक है उदाहरण कि जैसे पंखे की मोटर होती है या किसी चीज की जो मोटर होती है जो बिजली से चलने वाली होती है, उसमें भी ऐसा ही है। पीछे से बिजली की तार आती है, लेकिन बिजली की तार की आवाज नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, और ना ही तार में हमें बिजली दिखाई देती है कि कैसा उसका रंग रूप है, खाली तार दिखाई देता है। और जब वो मोटर में आती है तो अंदर वो तारों से ही कनेक्टिंग होती है, यानी कि तारों के ही स्प्रिंग होते हैं, छल्ले होते हैं, उन्हीं से वो बिजली जुड़ी हुई होती है। और मोटर के अंदर जिसको हम सलाट बोलते हैं, उन सलाटों में क्या उत्पन्न होती है? तरंग उत्पन्न होती है, तरंग उत्पन्न होती है। और जो मोटर के अंदर जो रूटर होता है वो सलाट से अटैच नहीं होता है, उसमें कम से कम भी 1 सूत का चौथाई भाग इतना गैप होता है, यानी कि बाल होता है, यानी एक धागा होता है सिलाई मशीन वाला, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा गैप होता है, रूटर में और सलाट में अटैच नहीं होते हैं। तो जो रूटर और सलाट के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में क्या होता है? तरंग होती है। वो तरंग चलती है, तब मोटर का रूटर घूमता है तब मोटर का रूटर घूमता है। वहां पर रूटर बिजली से अटैच नहीं है, बिजली से अटैच नहीं है, और बिजली अपनी जगह पे एक स्थान पे है ना, बिजली नहीं चल रही, बिजली चलती नहीं है, स्थिरता में होती है। आगे उसकी तरंग उत्पन्न होती है, तरंग से रूटर घूमता है, और रूटर बिजली से अटैच नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अटैच हो जाएगा तो वो रुक जाएगा, चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, स्थिर हो जाएगा। जैसे बिजली स्थिर है वैसे ही वो भी स्थिर हो जाएगा, घूमेगा नहीं। तरंगों के बिना परिवर्तन नहीं होगा, तरंगों के बिना आगे चलना नहीं बनेगा, यानी कि तरंग ही चलाती है। तरंग कहो, प्रभाव कहो, मैग्नेट कहो, एक ही बात है। और आप कहोगे कि बिजली तारों में ऐसे इधर उधर दौड़ती है, तो नहीं, कभी नहीं दौड़ती। दौड़ता वही है जिसको खाली जगह मिले, इधर से जाने के लिए या उधर से आने के लिए।
खाली अगर जगह मिलेगी तो वो दौड़ेगा। अगर बिजली के आगे खाली स्थान हो जाएगा तो बिजली आगे नहीं जाएगी। जैसे दो तार होते हैं और उनको हम बीच में से काट देंगे, थोड़ा सा खाली जगह छोड़ देंगे, तो बिजली उस साइड में कभी नहीं जाएगी क्योंकि खाली स्थान हो गया। तो बिजली खाली स्थान में कभी नहीं दौड़ती है, बिजली हमेशा तारों में स्थिर रहती है, इधर उधर नहीं जाती है। इधर उधर जाने के लिए खाली स्थान चाहिए। अगर बिजली के बीच में अगर खाली स्थान आ गया तो बिजली आगे नहीं जाएगी, तो बिजली कभी भी चलती नहीं है। बिजली स्वयं अपना पूरे तार में प्रभाव रखती है। जहां से कट हो गया यानी कि खाली जगह हुई, बिजली आगे नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका मतलब क्या कि बिजली दौड़ती नहीं है। बिजली के आगे जो प्रोडक्ट होता है और जो बिजली से जो प्रभाव उत्पन्न होता है और प्रभाव के संपर्क में जो प्रोडक्ट होता है वो दौड़ता है। प्रोडक्ट दौड़ता है किसके कारण? प्रभाव के कारण। खाली आप रूटर में दो तार लगा दोगे ऐसे तो वो थोड़ी ना घूमेगा, बिल्कुल नहीं घूमेगा। तो ठीक प्रभाव क्या है? तरंग है। इस खाली स्थान का जो स्वरूप है वो गूंज स्वरूप है। वो इतना झीणा है कि हम कानों से नहीं सुन सकते, क्योंकि वो प्रकृति पदार्थों तत्वों की गूंज नहीं है। जहां प्रकृति तत्व पदार्थों की गूंज होगी आपस में तभी हम सुन पाएंगे। वो गूंज प्रकृति तत्व पदार्थों की नहीं है, इसलिए हम सुन नहीं पा रहे। वो गूंज प्रकृति तत्व पदार्थों से नहीं बनी, इसलिए हम उसको पकड़ भी नहीं पा रहे। वो गूंज प्रकृति तत्व पदार्थों से नहीं बनी, इसलिए हम उसको सूंघ नहीं पा रहे नाक से। वो गूंज प्रकृति तत्व पदार्थों से नहीं बनी, इसलिए हम उसको आंखों से भी देख नहीं पा रहे। वो गूंज प्रकृति तत्व पदार्थों से नहीं बनी जिसके कारण हम उसका स्वाद चख सकें। ये वीडियो में पहले बता चुका हूं। तो वो गूंज, जहां गूंज होती है वहां तरंग जरूर उत्पन्न होंगी। जैसे मैंने बताया ना, स्पीकर कहीं बज रहा है, साउंड स्पीकर के अंदर है और उससे निकलने वाली तरंग कागज को हिला रही है। ध्यान से सुनना इसका। तो जहां गूंज है वहीं तरंग भी उत्पन्न है, और गूंज पहले है, तरंग बाद में है। तरंग बाद में है, यह हकीकत सत्य है कि आप एक गहरे कुएं में अगर आप आवाज डालोगे, आवाज मार दोगे जमीन में गहरे कुएं में ऐसे झुक करके, तो आवाज वहां पहुंच जाएगी, लेकिन वापसी में आपको एक गूंज सुनाई देगी। वो गूंज नहीं होती है, आपने जो बोली है वही गूंज टकरा करके उसकी तरंग वापसी में आपको सुनाई देती है। यानी कि पहले गूंज उसके बाद तरंग। पहले गूंजोगे तभी तरंग उत्पन्न होंगी। ठीक उसी तरह पहले ये खाली स्थान गूंज स्वरूप, उसके बाद तरंग उत्पन्न हुई। तरंग उत्पन्न हुई है। यहां समझते जाना कि सृष्टि कहां से आई, यानी कि ये प्रकृति कहां से आई, इस बात को समझते जाना। जहां गूंज है तो वहां तरंग भी है। तरंग का मतलब प्रभाव, यानी कि मैग्नेट। अब इस प्रक्रिया को मैं पूरी तरह से समझाऊंगा, इस वीडियो को देखते रहना कि अब मजा आएगा इस वीडियो को देखने में, सुनने में, समझने में। अब पता चलेगा कि कौन पुरुष है कौन प्रकृति है,
और ये प्रकृति कहां से आई, यहां से सिलसिला शुरू होता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये प्रक्रिया प्रकृति की यहां से शुरू होती है कि प्रकृति से पहले क्या है, ये आपने समझ लिया होगा। यानी कि शब्द और यानी कि वो गूंज और गूंज की तरंग। तो यहां से गूंज अविनाशी है, तरंग उससे उत्पन्न हुई, यानी कि ये हलचल, मन, जिस हलचल को मन का रूप दिया गया है। अब जैसा जैसी गूंज है वैसी ही तरंग है। भाई जैसी गूंज है वैसी ही तरंग है। ना गूंज का कोई रंग रूप है, ना प्रकाश है, ना ऊंच है, ना नीच है, ना आकार है, ना प्रकार है। ठीक है। अब उससे उठी तरंग, ना उसका कोई रंग रूप है, ना आकार है, ना प्रकार है। ठीक है। अब जो ये हलचल चलने वाली तरंग कहां चल रही है, शब्द में ही चल रही है। यानी कि इस खाली स्थान शब्द गूंज स्वरूप में ही चल रही है, शब्द में ही चल रही है ये तरंग। अब ये तरंग शब्द से बाहर नहीं जा सकती। अब ये जो तरंग है ये शब्द से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि शब्द की गूंज तो अपरंपार है, अनहद है, और शब्द की गूंज शब्द में ही है, शब्द में ही चल रही है। ना शब्द अलग है तरंगों से, ना तरंग शब्द से अलग है। ठीक है। अब शब्द स्वरूप कभी बंद नहीं होगा, यानी कि चेतन कभी बंद नहीं होगा। तो तरंग कैसे बंद हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। अब शब्द यानी कि गूंज स्वरूप ये स्थान अनंत, अनहद, इसका कभी जन्म नहीं हुआ और ना ही ये कभी खत्म होगा। तो इससे उत्पन्न होने वाली तरंग का जन्म तो हो गया, प्रकट तो हो गई, लेकिन खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। ये वापसी उसमें लय हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं होगी। ठीक वही तरंग आज भी चल रही है, वही शब्द स्वरूप आज भी है, वो महागूंज, ये अनंत, अनहद। अब इस अनंत में, इस महागूंज में, यानी कि इस गूंज स्वरूप में ही वो तरंग चल रही है। ये तरंग उस गूंज को पार नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। और इसीलिए कहा गया है कि मन का कोई आकार नहीं है। ठीक सच में कहा है कि मन का कोई आकार प्रकार नहीं है। तो जैसा शब्द स्वरूप यानी कि महागूंज, वैसी ही तरंग। यहां तक आ गया विषय। अब उस महाशब्द को जो है, ना वो स्त्री है ना पुरुष है, ध्यान से सुनना इस वीडियो को, ना वो स्त्री है ना पुरुष है, उसको हम लिंग भेद में कर नहीं सकते, क्योंकि वो तत्व पदार्थ नहीं है। जो तत्व पदार्थ होता है उसको हम लिंग भेद में कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है कि स्त्री और प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है।
प्रकृति कौन है और पुरुष कौन है, यहां आता है। क्योंकि जो महागुंज है, जो महाशब्द है, शब्द स्वरूप है, वो तो स्त्री पुरुष है ही नहीं, वो तो तत्व पदार्थ से बना ही नहीं, वो तो अविनाशी अजर अमर अविनाशी है, वो तो स्त्री पुरुष लिंग में आता ही नहीं। और जहां इस प्रकृति और पुरुष का जहां नाम दिया गया है वो महत्वपूर्ण है। अब ये कहां से आए, तो मैं बता चुका हूं, ये कहीं से आए नहीं, ये बने हैं। कहां? यही इस महागुंज में, इस महागुंज की तरंगों में, यानी कि महागुंज शब्द स्वरूप अनहद, और अनहद महागुंज में ही तरंग उत्पन्न हुई, और तरंगों में ही इस प्रकृति की प्रक्रिया शुरू हुई, कहीं से आए नहीं। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि एकदम से प्रकट हुए, नहीं, एकदम से आज तक कोई चीज प्रकट कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई, ना इतिहास में हुई और ना ही वर्तमान में हो रही, कभी नहीं होती। क्योंकि जो लोग मानते हैं कि कोई चीज एकदम से प्रकट होती है, वो महामूर्ख महाज्ञानी होते हैं, महाअज्ञानी और मूर्ख होते हैं। क्योंकि वर्तमान में जब कोई चीज एकदम से कोई प्रकट नहीं होती है, तो इतिहास में भी कभी नहीं हुई। और जो मानते हैं कि कोई चीज प्रकट होती है, तो उनकी झूठी अवधारणा है। तो जो प्रकृति की जो बनने की प्रक्रिया है, प्रकृति से पहले क्या थी? तरंग, हलचल करने वाली तरंग, वो कहां विद्यमान है? आज भी विद्यमान है। कहां? महागुंज स्वरूप में। ये विज्ञान है, ये साइंस भी है, ये अध्यात्म विज्ञान भी है। ऐसा नहीं है कि ये विज्ञान के खिलाफ है, नहीं है। अध्यात्म के खिलाफ है, ये अध्यात्म के खिलाफ भी नहीं है। कोई भी चीज जब बनती है तो उसकी शुरुआत होती है छोटे से तत्व में, सूक्ष्म तत्व से शुरू होती है। तो यहीं से ये प्रक्रिया प्रकृति की शुरू होती है। सबसे पहले तरंग, और तरंग रूप धारण, तरंग में जब परिवर्तन होता है, तरंगों में परिवर्तन होता है, क्योंकि तरंग होती है हलचल करने वाली, जहां हलचल होती है वही परिवर्तन होता है। यानी कि स्थान छोड़ना, एक स्थान को छोड़ना, एक स्थान को पकड़ना, स्थान छोड़ना दूसरा स्थान पकड़ना, उसको बोलते हैं हलचल, इधर उधर। हलचल में क्या होती है? परिवर्तन होता है। और हलचल तरंग जो है वो क्या है? सूक्ष्म, सूक्ष्म हलचल, सूक्ष्म तरंग, और सूक्ष्मता से ही स्थूलता में परिवर्तन होता है। आता कहीं कोई से कोई नहीं है। अब जो सूक्ष्म हलचल थी, जो तरंग थी, उन्हीं का न जाने कितने युगों, अरबों, करोड़ों वर्षों तक हलचल रही उन तरंगों की, और उन तरंगों से तत्व स्थूलता में हुए। यानी कि सूक्ष्म तरंगों से सूक्ष्म तरंग ही सूक्ष्म तत्वों में परिवर्तन हुई। यानी कि जो शब्द स्वरूप की, इस महागुंज की जो तरंग थी और वो हलचल में थी, तो उनके हलचल के कारण न जाने युगों युगों तक हलचल मौजूद रही, और उन हलचलों से ही वही हलचल खुद परिवर्तन के कारण
सूक्ष्म तत्वों में बदली, सूक्ष्म तत्व जो है उनमें परिवर्तित हो गई। और जब सूक्ष्म तत्व बने तो वो पुरुष कहलाते हैं, पदार्थ। अब जब हलचल युगों युगों से आदि अनादि काल तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक हलचल में रही होंगी, और उसके बाद वही तरंगों ने, उन्हीं तरंगों ने सूक्ष्म तत्वों का रूप लिया, क्योंकि परिवर्तन हुआ, परिवर्तन में तो बदलेगा, तो बदलाव हुआ, उन्हीं तरंगों का बदलाव हुआ जो सूक्ष्म तत्व बने। अब जो तत्व हैं वो पुरुष होते हैं, तत्व पुरुष होते हैं। कैसे, मैं बता देता हूं। जैसे हम कोई प्रकृति में या कोई चीज देखते हैं तो हम नाम के अकॉर्डिंग लिंग भेद करते हैं, लिंग भेद करते हैं हम। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे ईंट है, तो ईंट जब हमने बोला तो ये तीखी आवाज थी, तीखी आवाज ही स्त्रीलिंग में आती है, और मोटी आवाज जो होती है वो पुरुष लिंग में आती है। तो जो तत्व है वो मोटी आवाज में है, जैसे तत्व, तो ये मोटी आवाज में है, तो ये पुरुष लिंग में आता है ये शब्द तत्व। जब तत्व पुरुष लिंग में आता है शब्द, तो सबसे पहले सूक्ष्म तत्वों की ही जो है बनावट हुई। किनसे? तरंगों से सूक्ष्म तत्वों में परिवर्तित हुआ। और जब तत्व आपस में जुड़े तो कण पदार्थ बने, तो यहां पुरुष होता है, कण पदार्थ भी पुरुष होता है, क्योंकि पुरुष लिंग में ये शब्द आता है कहने में। जो कहने में पुरुष लिंग में आता है वही पुरुष होता है, जो कहने में ही स्त्री लिंग में आता है वही स्त्री होता है। तो यहां तत्व भी मोटी आवाज में है तो हम पुरुष कहेंगे, और कण पदार्थ भी मोटी आवाज में है तो हम इनको भी पुरुष कहेंगे। और जब पदार्थ आपस में जुड़ के एक प्रकृति का निर्माण हुआ, पदार्थ बन के ही प्रकृति निर्माण होता है। तो प्रकृति एक तीखी आवाज है, प्रकृति, तो इसलिए इसको स्त्री कहा गया है। ये आए कहीं से नहीं, परिवर्तन हो रहा है यहां पे। और जब प्रकृति का परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन है वही पुरुष है, प्रकृति है वही स्त्री है। अब ये दोनों एक साथ हैं, इनसे परिवर्तन होता है, यानी कि मंथन होता है, प्रकृति मंथन होता है, परिवर्तन ही मंथन होता है। ये है प्रकृति की शुरुआत। और जो तत्व है वो है पुरुष। तत्व से कण पदार्थ बनते हैं, स्थूलता में, स्थूल में आते हैं। पदार्थ हमें देखने को मिलता है, यानी कि स्थूल में हो जाता है, और सूक्ष्म तत्व हम इन आंखों से देख नहीं सकते। और ये जो प्रक्रिया है ये एकदम से प्रकट नहीं हुई, न जाने कितने युग बीते हैं इस अवस्था में आने के लिए, ठोस रूप में आने के लिए। तब जाकर के ये स्थूल में प्रकृति बनी है। प्रकृति के मंथन से ये सृष्टि बनी है, यानी कि परिवर्तन से, परिवर्तन ही मंथन कहलाता है। तो ये प्रकृति बनी है। लेकिन
वो महागूंज, वो महाशब्द, वो नितत्व नी अक्षर, यानी कि ये संपूर्ण ही वही है। वो आज भी मौजूद है और उसकी तरंग भी मौजूद है, उसकी तरंग भी मौजूद है, यानी कि वो मन है। तो यहां शब्द स्वरूप की, यानी कि उस महागूंज की कोई इच्छा नहीं है प्रकृति पुरुष बनाने में। यहां जो हलचल है वह तरंगों की हलचल है। यही है वो मन जो हलचल है। इसी हलचल से प्रकृति पुरुष का निर्माण हुआ। पुरुष कौन? जो हलचल परिवर्तन में हुई, सूक्ष्म तत्वों में बदली, तत्व ही पुरुष हुआ है। और फिर न जाने असंख्य असंख्य तत्व मिल करके एक कण का निर्माण हुआ, क्योंकि परिवर्तन हुआ। वो भी लाखों करोड़ों वर्षों के बाद एक कण का निर्माण हुआ, और फिर अनेकों कणों का निर्माण हुआ। ये प्रक्रिया कोई एकदम से नहीं, पता नहीं कब से कब तक चली, और अंत समय में जाकर के यही कण पदार्थ जुड़ करके एक उसमें स्थूलता में आए। फिर भी नहीं रुका परिवर्तन। परिवर्तन रुकेगा कैसे भाई? जब शब्द स्वरूप, उस महाशब्द स्वरूप की तरंग नहीं रुकेंगी, तब तक ये परिवर्तन रुकेगा नहीं। वो आज भी हलचल में है, यानी कि ये मन, इस शरीर में ये मन ही वो हलचल है, और ये आज भी परिवर्तन कर रहा है। तो यहां इच्छा किसकी हुई? यहां किसी की इच्छा नहीं हुई। यहां मन की हलचलों का कारण है, ये परिवर्तन का कारण है। खुद मन ही तत्व स्वरूप में हो गया, तत्व से कण में बदल गया, कण से फिर पदार्थ में बदल गया, पदार्थ से फिर स्थूलता में बदल गया, और वो मन आज भी है, और ये अपने स्वरूप को भूल गया। जब से इसने, इस तरंग ने, इस मन ने अपना स्वरूप बदल लिया और अपने आप को भूल गया, और जो इन्होंने स्वरूप बदला है वो इसका खुद का निज शरीर नहीं है, वो तो बदला हुआ है। वो इसी की हलचल का परिणाम है, वो इसकी हलचल का परिणाम है। आज भी हम कोई कार्य करते हैं, मन में विचार उठता है, और फिर हम आगे उसको स्थूलता में कोई कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम तो होगा ही, परिणाम जरूर होगा। ठीक इस हलचल के साथ भी ऐसा ही हुआ। परिणाम इसको आज ये जो इतना विशाल जो फैला हुआ है, ये इसी हलचल का परिणाम है। तो भक्तजनों, साथियों, ये थी इनकी जो पूछने का, जो सोनू कुमार जो भगत प्रेमी है उन्होंने जो पूछा है, ये उसका जवाब है। और आज वर्तमान में भी ऐसा हो रहा है।